क्या देख रहे हैं हम? केमन आइलैंड याद आया क्या? टैग 7 वो याद आया जो ये पढ़ाया था, बेप्स, BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, याद है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, क्या कंट्री एक जगह पे रह के दूसरी जगह अपना ऑफिस खोलती है और फिर तीसरी जगह वहाँ पे अपना काम करती है, और टैग 7 है ना, टैग 7 केमन आइलैंड, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, लिख लो साइड में, लिख लो केमन आइलैंड के ऊपर से मार के, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, टैग 7 है ना, केमन आइलैंड। उसके ऊपर आपको देखो क्यूबा दिख रहा है ना, क्यूबा की राजधानी हवाना दिख रही है। हवाना के ऊपर आपको एक छोटा सा और आइलैंड कंट्री दिख रहा होगा जिसका नाम है बहामास, दिख रहा है? बहामास के नीचे लिखा होगा वेस्ट इंडीज़, दिख रहा है? वेस्ट इंडीज़ दिख रहा है? वो वेस्ट इंडीज़ की जो आती है हमारे यहाँ पे है ना खेलने, वेस्ट इंडीज़, वो भी दिख गया। तो ठीक है, वेस्ट इंडीज़ दिख गया आपको। और यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इससे और थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आप देखो बहामास के राइट हैंड साइड में लिखा है सरगासो सी, दिख रहा है? सरगासो सी हमने उस दिन देखा जिस दिन ओशन करंट्स पड़ी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है देखो बरमूडा, लिखा है ना, लिखा हुआ है ना बरमूडा, बरमूडा इज इन सरगासो सी एक्चुअल में, है ना? हमने उस दिन देखा क्या होता था वहाँ पर, याद करो जरा, उधर कॉपी में नहीं देखोगे आप, इधर देखो सारे, पहले जो मैं बताऊंगा वो बताओ। क्या सरगासो सी में 3 करंट थी, इधर देखो सारे, सरगासो सी में 3 करंट थी, ऐसे ऐसे और ऐसे करके कोई 3 करंट थी, नहीं ऐसे नहीं थी, हाँ ऐसे थी, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, 3 करंट थी, है? बताओ क्या क्या नाम था? ये गल्फ स्ट्रीम थी, है ना? ये क्या है? कैनरी करंट, कैनरी करंट, कैनरी करंट, और ये फ्लोरिडा, कब पढ़ा है मैंने फ्लोरिडा? नहीं, अच्छे से बताओ भाई, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? आपने लिखा था उस दिन, एक बार देखो जरा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम, या फिर दूसरा नाम क्या था इसका? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना? और ये क्या है? कैनरी करंट, है ना? ये कैनरी करंट वार्म करंट या कोल्ड करंट? ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट या कोल्ड करंट? और ये वार्म करंट। अच्छा इधर देखो जरा, बताओ ये ब्राजील करंट वार्म करंट या कोल्ड करंट? मुझे फॉकलैंड नहीं पता है, मुझे ब्राजील करंट बताओ, वार्म करंट, है ना? फिर बताओ कि ये बताओ हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट, है ना? फिर और दूसरी करंट के नाम बताओ। अलास्का करंट छोड़ो, इधर बताओ नीचे नीचे और कौन सी करंट थी? बेंगुला करंट, क्या है वो? कोल्ड करंट, वार्म करंट? कोल्ड करंट, क्या खासियत होती है कोल्ड करंट की? सब सरफेस पे चलती है, ठीक है, और खासियत, खासियत बताओ। न्यूट्रिएंट रिच फाइटोप्लैंक्टॉन्स लेकर आती है। फिर और क्या बताया मैंने? कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ मिलती है वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड होता है, और क्या होता है वहाँ पर? क्लाइमेटिक कंडीशन फॉगी होती है ना? और कोल्ड करंट के बारे में क्या बताया था? हाँ कैसे? हाँ कोल्ड करंट क्या देती है? डेसिकेटिंग इफेक्ट, है ना, मतलब ड्राइंग इफेक्ट देती है वहाँ पर, वहाँ के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वन ऑफ द रीजंस की डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना? एक चीज़ है ये। दूसरी चीज़ हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। और क्या पढ़ाया था मैंने आपको उस दिन? याद होगी थी आपको सारी करंट? पक्का याद हो गई है सारी करंट? हो जानी चाहिए, इतनी तो कोई मुश्किल करंट नहीं है। अच्छा बताओ ये लैब्राडोर करंट किसको, कौन सी करंट के साथ मिल रही थी तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बन रहा था? वो लॉन्ग आइलैंड, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल रही थी, है ना? गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ कौन सा आइलैंड बन रहा था? न्यू फाउंडलैंड, है ना? यही था।
अच्छा बताओ, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो फिशिंग ग्राउंड बना, उससे एक दिन पहले की क्लास याद करो। बताओ, मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये सैंड बार टाइप ऑफ आइलैंड होता है एक, है ना, सैंड बार आइलैंड। उसका क्या एग्जांपल दिया था? सैंड बार आइलैंड पढ़ाया था एक दिन, उससे एक दिन पहले क्या बताया था? 4 टाइप के आइलैंड है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड, एक जो नॉर्मल आइलैंड होता है आपका, बेसाल्टिक वॉल्केनिक आइलैंड, एक कोरल रीफ वाला आइलैंड, और एक बताया था ये सैंड बार आइलैंड, है ना। सैंड बार आइलैंड का एक एग्जांपल दिया था, क्या? याद करो, याद करो। ऐसे नहीं, इतना अगर आप इतनी जितना धीरे चल रहे हो उतनी देर में कोई और आगे बढ़ जाएगा भाई। नहीं, एग्जाम्पल लॉन्ग आइलैंड, है ना, दिखाया नहीं था आपको मैंने? लॉन्ग आइलैंड, यूएसए लॉन्ग आइलैंड। पहले बताओ, मैंने आपको दिखाया था, आपने लिखा था कि नहीं लिखा था? लॉन्ग आइलैंड यूएसए लिखा था, सैंड बार आइलैंड लिखा था। एक ही एग्जाम्पल थी यार, लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड यूएसए। ऐसे कैसे भूल सकते हो यार? यही ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है जो याद करनी है, यही पूछने वाली है। कोई नहीं पूछेगा कोरल आइलैंड क्या होता है, कौन अटोल होता है, कोई फ्रिंजिंग रीफ। ये अगर आप आज के टाइम पे बैठे हो तो यूपीएससी तो कब से चल रहा है ना, सिलेबस तो पुराना ही है। अभी वो नई चीज़ पूछेंगे आपसे, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन नहीं आएगा अब यहाँ से, ठीक है। आपको घर जाके अच्छा लग रहा होगा कि मुझे पता चल गया फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, अटोल क्या होता है, बस, क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, पर आप ये जो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखो, ठीक है, ठीक है। ये मैप देख लिया आपने, क्वेश्चन आ गया हमें समझ। कोस्टा रिका मार्क कर लिया, ग्रीस हमें आता था, क्यूबा हमने मार्क कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो कि इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, if the earth's direction of rotation is reversed, if the earth's direction of rotation is reversed, what would be the IST, Indian Standard Time, when it is noon, what would be the IST when it is noon at the international dateline, when it is noon at the international dateline, when it will be noon at the international dateline? ए ऑप्शन बोल रहा है 6:30 आवर्स, 6:30 आवर्स। बी बोल रहा है 5:30 आवर्स, बी बोल रहा है 5:30 आवर्स। सी बोल रहा है 18:30 आवर्स, 18:30 आवर्स। और लास्ट वाला बोल रहा है 17:30 आवर्स, 17:30 आवर्स। पहला 6:30 हाँ 6:30 आवर्स, दूसरा 5:30 आवर्स, सी इज़ 18:30 आवर्स एंड डी इज़ 15:30 आवर्स। आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आराम से आप सॉल्व कर सकते हो।
आ गया? लिख लिया? लिख लिया तो बताओ क्या है, क्या आया? बाकी बच्चों को बताओ भाई क्या आया, बाकी बच्चे बताओ जल्दी क्या आया। ये आ गया? आ गया पक्का? पक्का है कि नहीं आया? भाई क्या कह रहा है कि वो 12 बजते थे तो दूसरी जगह इंडिया कितना आगे होता था? कितना? 5.5 घंटे आगे होता था, ऐसा ही था? इंडिया कितना आगे होता था? 5.5 घंटे। अब क्या बोल रहा है, अर्थ की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है। और क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, नून, नून मतलब 12, तो बोल रहा है कि अब डायरेक्शन उल्टी हो गई है तो फिर इंडिया में IST कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? हाँ सीधा होता फिर तो शाम के 6:30 आता, पर अभी उल्टा हो गया है तो बताओ कैसे निकालोगे? हाँ 5.5 घंटे माइनस करेंगे, वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इधर ही देखे जा रहे हो, बताओ ना। अरे मतलब ये इधर था तो आगे होता है, अभी ये उल्टी होगी डायरेक्शन, तो इसमें से ये 12 बजे हैं तो इसमें से माइनस करोगे आप, 12 से माइनस करोगे, मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, उसमें से 5.5 आप माइनस करोगे तो सुबह के 6:30 आ गए। ठीक है, बात समझ आई? उधर क्या लिखा था, 6 0 ऐसे लिखा है, 06:30 आवर्स है ना, और एक नीचे एक दूसरा भी ऑप्शन लिखा है 18:30 है ना, मतलब शाम के, है ना, फिर एक ऑप्शन था 17:30 है ना, तो क्या ये वाला ऑप्शन आ गया? तो आसान सवाल है। फिर लिखो एक और सवाल, देखो क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। ये मैंने आपको क्लास में कराया, ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, देखो आप आराम से कर लोगे। क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट, इन द लार्जेस्ट अमाउंट in terms of percent, in terms of percent by mass, in terms of percent by mass in the earth's crust, in the earth's crust। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन कार्बन, चौथा ऑप्शन कैल्शियम। आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। ऑक्सीजन क्या है इसका, पहला ए क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बी है। और बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। क्या चीज़, क्या है, ऑक्सीजन है? पक्का सबको आ गया, पक्को पता चल गया सबको कि ऑक्सीजन है, पक्का है ना? देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया, इस एक ऐसा क्वेश्चन आया है और उसमें फोटो दी है, एक ऐसा क्वेश्चन आया इसमें फोटो दी है, ठीक है, ऐसे फोटो, और बोला है कि यहाँ से कौन सी करंट जाती है, बताओ ये जगह कौन सी है, मैप कहाँ का लग रहा है, अफ्रीका का मैप लग रहा है ना, अफ्रीका के मैप के ये इस वाली साइड से कौन सी करंट जाती थी, देखो हाँ क्या है, पहला ऑप्शन बेंगुएला, दूसरा कैनरी, तीसरा अगुलास, नहीं दो ऑप्शन दिए हैं, दो, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, ऐसे करके लिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बेंगुएला एंड फॉकलैंड, लिखो, पहला है बेंगुएला एंड फॉकलैंड, दूसरा है कैनरी एंड हम्बोल्ट, दूसरा है कैनरी एंड हम्बोल्ट, तीसरा है अगुलास एंड गिना, तीसरा है अगुलास एंड गिना, और फोर्थ है बेंगुएला एंड गिना, फोर्थ वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना इसका, डी इज द ऑप्शन। आसान आसान सवाल है, कोई इतने भारी भरकम सवाल ही नहीं है, जितना हमने किया है उतना ही करेंगे, है ना।
अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अब आया है तो करवाऊंगा, है ना, पेपर में आया है। क्या बोल रहा है, ये कौन सा टाइप के क्वेश्चन है, जो हमने जब प्रीलिम्स का पेपर देखा था तो कुछ क्वेश्चन थे ना जो बहुत बड़े बड़े थे, है ना, जो आप देख कर डरते हो, लेकिन उसका आंसर कुछ भी नहीं होता है, बस वैसा एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ शिप सेलिंग फ्रॉम ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी, अ शिप सेलिंग फ्रॉम ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द अल्यूशियन आइलैंड्स, अ शिप सेलिंग फ्रॉम ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द अल्यूशियन आइलैंड्स टू डच crosses 180 degree meridian a ship sailing from eastern extremity of the Aleutian Islands to Dutch crosses 180 degree meridian at 23:30 hours, at 23:30 hours, ठीक है, on January 1, 1999, on January 1, 1999। आगे कह रहा है what time and date will be recorded, what time and date will be recorded by the captain of the ship, by the captain of the ship in his diary after 1 hour journey, after 1 hour journey from the point of crossing of the meridian, from the point of crossing of the meridian, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है January 1, ऐसे लिखो 0030 आवर्स, ठीक है, 0030 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट इज January 1, 0030 आवर्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज January 2, 0030 आवर्स, January 2, 0030 आवर्स, ठीक है। फोर्थ इज January 2, 0000 आवर्स, January 2, 0000 आवर्स, ठीक है। और फोर्थ इज January 3, 0030 आवर्स, 0030 आवर्स। देखो लंबा सा क्वेश्चन है, उसमें काम का तो कुछ भी नहीं है, एकदम घटिया क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या है। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, आप वो सिर्फ इतना लंबा क्वेश्चन देख के फिर आप घबरा गए। मैंने बोला पहले ही आपको। ए ऑप्शन क्या है? January 1 और 0030 आवर्स है। अच्छा ठीक है, ए ऑप्शन। बाकी बताओ, बाकी जनता बताओ भाई। एक बारी फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने खुद ही नहीं, एक बारी पढ़ो। देखो क्या कह रहा है। अ शिप सेलिंग फ्रॉम ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द अल्यूशियन आइलैंड टू डच क्रॉसेस 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन
at 23:30 hours on January 1, 1999, है ना? What time and date will be recorded on captain of the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing of the meridian? आसान सवाल है भाई, वो ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा है आपको, ऊट पटांग चीजें बोल के कंफ्यूज कर रहा है क्या? 1 घंटे के बाद कितना टाइम हो गया होगा? हाँ आ गया, खत्म हो गया आंसर, यही आंसर है, कुछ नहीं था इसमें। वो ऐसे ही आपको ऊट पटांग चीजें बोल के जो है कंफ्यूज कर रहा है कि आप देखो इसको उसके साथ जोड़ो और उसके साथ जोड़ो। छोड़ो, सवाल लिखो। क्या एक सवाल है इसमें, क्या बोल रहा है? ये भी बहुत ज़्यादा, ये अभी करंट अफेयर में है सवाल, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्या करंट अफेयर में सवाल है, आया बहुत पहले था, अब उस टाइम क्यों आया था मुझे नहीं पता, पर आप लिखो। क्या कह रहा है? अ क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज, अ क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज मार्सुपियल, अ क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज मार्सुपियल्स, MARSUPIALS, ठीक है? मार्सुपियल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए, इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए अफ्रीका, ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अमेरिका और डी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, पहला क्या? अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा साउथ अमेरिका, चौथा साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मार्सुपियल नहीं पता तो बताओ 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 क्या? हाँ कंगारू है ना। मार्सुपियल का मतलब क्या होता है? मार्सुपियल का मतलब ये होता है कि जिनका वो पाउच होता है आगे, है ना, जिसमें उनका बच्चा रहता है ना, वो वाले जितने भी एनिमल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मार्सुपियल, है ना? क्या मार्सुपियल कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, है ना? बस ये इसमें पूछना चाह रहा है। फिर देखो क्या बोल रहा है, फिर रेनफॉल का क्वेश्चन है, बाद में कराएंगे। चलो आओ, ओशन करंट का सवाल लिखो। ओशन करंट लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओशन करंट आर द ocean current are the slow surface movement, ocean current are the slow surface movement of water, ocean currents are the slow surface movement of the water in the ocean waters, in the ocean waters। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग, ओशन करंट्स assist in maintaining the earth's heat balance, the earth's heat balance। C, ocean currents are set in motion, ocean currents are set in motion primarily by prevailing winds, primary by prevailing winds। और फोर्थ कह रहा है ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन। सही बात है, ठीक है। और नीचे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कह रहा है 1 and 2, A is 1 and 2, B is 2 3 4, B is 2 3 4, C is 1 3 4, C is 1 3 4 और D is all of the above, D is all of the above। आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, कर सकते हो आप आराम से। बी लो, बी लिख देते हैं, बाकी भी बताओ। बी 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 और बाकी बच्चे
हाँ बी, बी लो बी, बी। और बाकी सब जनता आप सब बी, आप भी पक्का, आप भी आप साथ अभी कर रहे हो? ठीक है, बी है, बी है इसका आंसर। अच्छा बताओ जरा बी कैसे है इसका आंसर? अच्छा पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्यों? मतलब स्लो भी गलत है और सरफेस भी गलत है एक टाइप से, है ना? स्लो सरफेस तो नहीं है, थोड़ा फास्ट जाती है, मैंने बताया आपको, है ना? लार्ज वॉल्यूम, तेजी से मूव करता है। अच्छा ये डी ऑप्शन कह रहा है ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, कैसे? ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, कैसे भाई? याद करो, इसका आंसर मुझे दो पहले, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको, है ना? मैंने पढ़ाया आपको, बताओ जरा कैसे हो गया? सैलिनिटी, है ना? सैलिनिटी, वही तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन, सैलिनिटी। जिस जगह ज़्यादा बारिश होती है वहाँ सैलिनिटी कम, ये बताया था ना? वही तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना ओशन का, हो गया? नहीं हुआ? हुआ ना? सैलिनिटी वाला वही तो कॉन्फ़िगरेशन बोला मैंने। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो फिर अब आप लिखो क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, उसका क्या लेना देना है? उसका क्वेश्चन, उसका लेना देना है रोटेशन ऑफ द अर्थ से, लेकिन पूछने को कुछ और तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? असर्शन रीजन वाला आजकल नहीं आता, लेकिन आपको पता नहीं, क्या पता भाई अगले साल आ जाए, है ना? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पता है ना आपको कैसे होते हैं? नहीं, असर्शन रीजन वाला सॉल्व कैसे करते हैं? एक असर्शन होता है और उसका एक रीज़न होता है ना? और फिर आप उसमें बोलते हो कि जो असर्शन है उसका रीज़न ये ठीक है, या बोलते हो कि रीज़न ठीक नहीं है, या बोलते हो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या असर्शन रीज़न दोनों ठीक है लेकिन वो रीज़न असर्शन में मेल नहीं खाता, है ना? ठीक है, चलो लिखो असर्शन, लिखो एक, लिखो ए असर्शन। कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ, आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ in the eastward direction, in the eastward direction। कह रहा है artificial satellites are always launched from the earth in eastward direction। ठीक बात है। रीजन दे रहा है आर, रीजन कह रहा है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कह रहा है अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड सो द satellites attains escape velocity, so the satellites attain escape velocity। अब देखो क्वेश्चन जो है ना वो है एक्चुअल में साइंस टेक का क्वेश्चन है, साइंस टेक का, पर उसका रोटेशन से लेना देना है तो ज्योग्राफी की सेक्शन में दिया है, तो मैंने सोचा आपको एक बार ही करवा देते हैं, क्या पता साइंस टेक वाले सर नहीं करवाएं। तो आप लिखो असर्शन रीजन, लिख लिया, नीचे लिखो कोड लिखो। कोड क्या है? फर्स्ट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेशक यूपीएससी के सीसैट में असर्शन रीजन नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे केस में आ सकता है, अभी भी आता है। अभी लास्ट वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें असर्शन रीजन आए थे क्वेश्चन, ठीक है? जीएस में भी आए थे, जीएस में भी आए थे, ठीक है? 2 क्वेश्चन आए थे असर्शन रीजन के जीएस में, केएस के पेपर में, ठीक है? बी कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, और डी कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, आप एक बार ही टाइम लो, ऐसे जल्दी मत करो इसमें। सर क्योंकि पहला जो ये दिया है तो सर उसका क्या लेन देन है सर, उसमें जब वो लगा हुआ है आप एक बारी क्वेश्चन देखो, 2-3 बार रीड करो, फिर मैं आपको मैं तो बता ही दूंगा।
बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या बोल रहे हो, क्या क्या ऑप्शन दे रहे हो? बोथ आर ट्रू, क्या यहाँ पर है? बोथ आर ट्रू मतलब कि बोथ आर ट्रू, लेकिन कौन सा वाला? मतलब आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, मतलब वो बी वाला ऑप्शन हुआ ना, बी। बाकी आप भी बी। बाकी जनता एक बारी ट्राई करो। आपको समझ आ रहा है ना वो क्या लिखा है? ए असर्शन और रीजन और क्या लिखा है, समझ आ रही है ना? कह रहा है भाई पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, और जो दूसरी स्टेटमेंट का रीजन दिया है वो पहली स्टेटमेंट में जो लिखा है उसको जस्टिफाई कर रहा है ना, उससे लेना देना है, और उसमें जो लिखा है उसको जस्टिफाई कर रहा है। दूसरे में कह रहा है कि भाई पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट का पहली स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना, ये कह रहा है वो। और फिर बाकी तो लिखा है कि पहली ठीक है, दूसरी गलत है, दूसरी ठीक है, पहली ठीक है, गलत है ना, ये लिखा है। आप एक बार देखो कि क्या होगा। मैं तब तक दूसरा कोई देखूं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इधर देखो, पहला ठीक है, आर ठीक है, मतलब क्या असर्शन ठीक है, ए ठीक है, ए ठीक है पक्का। क्या लिखा है ए में? असर्शन कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, है ना? ऐसा होता है? कैसे होता है ऐसा? जैसे इंडिया का आप मैप लो, है ना, इंडिया में से कहाँ होती है सैटेलाइट लॉन्च? श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? इधर है ना, ईस्ट वाली डायरेक्शन में, है ना, यहीं से करते हैं लॉन्च हम। मतलब कि असर्शन तो वो ठीक बता रहा है कि असर्शन ठीक है ना, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। अब रीजन देखो जरा, उसका रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ तक तो ठीक बात है, यहाँ तक ठीक है। कह रहा है एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी, ये गलत है ना? एस्केप वेलोसिटी नहीं अटेन कर लेगा भाई, थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा अर्थ की डायरेक्शन में, अगर आप उसको जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो उसमें कराओगे तो थोड़ी सी स्पीड में फायदा मिल जाएगा, फ्यूल थोड़ा सा कम लगेगा, है ना, ठीक है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एस्केप वेलोसिटी आपको पता कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ होती है, 112 मीटर पर सेकंड होती है शायद, या कुछ ऐसा होती है ना शायद, देख लेना क्या 11.2 होगा, वो आप कर लेना कन्वर्ट, जो भी होता है शायद इतनी होती है ना। तो इतनी अटेन करने के लिए वो सिर्फ डायरेक्शन होने का मतलब काफ़ी नहीं है, उसके लिए बूस्टर लगाया होता है ना, वो जो नीचे होता है जिसका फ्यूल यूज़ होता है, और फिर उसकी वजह से एस्केप वेलोसिटी को से वो बाहर निकलता है ना, देखा है ना? क्या लिखा? सैटेलाइट, आप जब सैटेलाइट जब नीचे से निकलती है वो जो धुआं छोड़ती है वही लगाया होता है ना बूस्टर, उसके नीचे ऊपर जाने के बाद वो अलग हो जाता है और सैटेलाइट अलग से चली जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका रीज़न दिया था वो गलत है, रीज़न इज़ रॉन्ग, ए इज़ ट्रू। कौन सा ऑप्शन हुआ? जो भी ऑप्शन हुआ वो बन गया उसकी बात, ठीक है। फिर देखो ये क्या बोल रहा है, लिखो जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट बोलिविया, फर्स्ट कह रहा है बोलिविया, सेकंड कह रहा है पेरू। फर्स्ट इज बोलिविया, सेकंड इज पेरू, थर्ड इज सूरीनाम, या सूरीनेम बोलते हैं इसको, ठीक है, सूरीनाम। आप लिख लो SURINAM, सूरीनाम। एंड डी इज उरुग्वे, डी इज उरुग्वे। आप बताओ, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, मैंने आपको कराया है, करवाया मैंने आपको। इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है, मैंने आपको करवा रखी है। बोलिविया है ना, बोलिविया है। कहाँ थी बोलिविया? हाँ, बोलिविया साउथ अमेरिका में थी, साउथ अमेरिका में थी। आओ जरा एक बारी साउथ अमेरिका का पेज खोलो।
एक बार ज़रा साउथ अमेरिका के पेज पे आ जाओ। पेज नंबर कौन सा? 89। पेज नंबर 89 पे आ जाओ। पेज नंबर 89 पे आ जाओ ज़रा। पेज नंबर आप 89 पे जैसे ही आए, एक ऑप्शन लिखा है पेरू। पेरू देखो साइड में लग रहा है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन को, दिख रहा है? पेरू तो लग रहा है पैसिफिक ओशन को, भाई ये नहीं है। फिर कह रहा है सूरीनाम, सूरीनाम या सूरीनेम, वो ऊपर है, देखो जरा, दिख रहा है? फ्रेंच गुयाना के साइड, वेनेजुएला के बगल में सूरीनेम लिखा है, दिख रहा है ना ऊपर? इसका मतलब ये ऊपर से तो अटलांटिक ओशन को टच कर रहा है, तो नहीं हुआ ना, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर और क्या बोल रहा है? उरुग्वे, उरुग्वे ये नीचे है, ये देखो ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना के साइड में, राइट हैंड साइड उरुग्वे, साउथ अटलांटिक ओशन को लग रहा है। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, क्या? बोलीविया। दो ही कंट्री जो है साउथ अमेरिका में लैंडलॉक्ड, बोलीविया और पैराग्वे, ठीक है? बोलीविया और पैराग्वे, बात समझ आ गई? मार्क करो और आगे बढ़ो। अब इससे क्या पता चला भाई? इस हिसाब का एक क्वेश्चन तो आ गया हुआ है पहले, बस आपको मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखते रहना। अब क्या पता अगली बारी वो कुछ और पूछे, अब क्या पता अगली बार वो ये नहीं पूछे कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है, क्या पता वो ये पूछे कि जैसे सूरीनेम की जो ओपनिंग है वो अटलांटिक ओशन में है या फिर पैसिफिक ओशन में, कुछ भी सवाल बन सकता है ना। या फिर उरुग्वे जो है वो साउथ अटलांटिक वाली साइड है या फिर पैसिफिक ओशन वाली साइड है, कुछ भी बन सकता है। आप उस हिसाब से मैप को एक बारी देखते रहो, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन लिखो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। क्या लिख रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। भाई कैस्पियन सी खोलेंगे और बता देंगे हम, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाद में भूल जाएंगे नहीं कर पाए तो। लिखो आप कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सी लिखो। ऑप्शन फर्स्ट लिखो आर्मेनिया, फर्स्ट इज आर्मेनिया, सेकंड इज अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। थर्ड इज कजाकिस्तान, फोर्थ इज तुर्कमेनिस्तान, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये है कहाँ। चलो इस पे आ जाओ जरा, पेज नंबर 73 पे, तो थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा, थोड़ा बहुत दिख सकता है इधर से। एक बार आ जाओ पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73 पे आओगे तो आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पे तुर्कमेनिस्तान है, तो भाई ये तो टच कर रहा है कैस्पियन सी को, कर रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कजाकिस्तान, तो भाई कजाकिस्तान भी कर रहा है। फिर कह रहा है भाई अजरबैजान भी कर रहा है। और आर्मेनिया भाई वो नहीं करता है ना, आर्मेनिया नहीं कर रहा है ना, अंदर की तरह, आर्मेनिया अंदर की तरफ है, जॉर्जिया के पास है ना, जॉर्जिया आर्मेनिया, इसका मतलब आर्मेनिया नहीं करता है कैस्पियन सी को टच। तो भाई यहाँ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रही थी एक न्यूज़ में, है ना। कौन सी लड़ाई थी वो? एरिया तो है, जगह का नाम बताओ। नगोया कारोबाग जगह का नाम है, ठीक है, नगोया कारोबाग, है ना। लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आप उसको करो थोड़ा न्यूज़ में ट्रैक, ठीक है, कर लोगे ना। हाँ, जो चीज़ न्यूज़ में आ रही है वही आएगी आपको मैप में। अब जैसे जिस साल ये आया होगा डज नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी, तो उस टाइम इसका कुछ न्यूज़ में चल रहा होगा कैस्पियन सी का, ठीक है ना। ठीक है, फिर देखो एक और क्वेश्चन लिखो, वो भी हम कर चुके हैं, लिखो ज़रा। कह रहे द ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग, द ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग, द ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग डज नॉट रन थ्रू द ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग डज नॉट रन थ्रू फर्स्ट चाइना, सेकंड मलेशिया, थर्ड कंबोडिया, फोर्थ लाओस, फोर्थ इज लाओस। ठीक है, कर लोगे? कौन सा है? मलेशिया,
है ना। वापस से देखोगे आप एक बारी मेकॉन्ग रिवर का है, देखनी है, करवाया हुआ है मैंने, आप देख लोगे, है ना, करवाया मैंने आपको, करवाया था। म्यांमार से निकलती है, म्यांमार से निकलती है, मेकॉन्ग रिवर म्यांमार से निकलती है। फिर कहाँ से जाती है वो? अगर चाइना से निकली है तो फिर कहाँ से जा रही है, अगर म्यांमार से नहीं जा रही तो? म्यांमार से जाएगी ना, या नहीं जाएगी? म्यांमार से जाएगी। फिर लाओस किस किस के बीच में बाउंड्री बना रही थी? थाईलैंड और कंबोडिया या वियतनाम? आ जाओ यार, फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको करवाई थी ना ये रिवर मार्क। यार ऐसे मत करो। कौन से पेज नंबर पे है? अब मेरे को पेज नंबर भूल जाएगा ना। पेज नंबर 66। आ जाओ पेज नंबर 66 पे। पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगी रिवर। यहाँ दिख नहीं रही है साफ, कहीं और भी थी ये। थाईलैंड और वियतनाम के बीच में है ना। अरे यार, मैंने किसी पेज में आपको दिखाया था यार, यहाँ पे दिखाया था, कहीं पे तो दिखाया था। पेज नंबर 66 पे, पेज नंबर 66 पे दिखाया होगा फिर भाई। थाईलैंड और लाओस के बीच में बना रही है बाउंड्री, है ना, बना रही है थाईलैंड और लाओस के बीच में। मेकॉन्ग रिवर दिख रही है? नहीं दिख रही? दिख गई, मेकॉन्ग रिवर दिख गई हमको। फिर जरा एक क्वेश्चन लिखो, और एक जरा क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। मेकॉन्ग रिवर घर जाके देखना आप, मैंने करवाई है ना आपको ये तो। मेकॉन्ग रिवर, मेकॉन्ग रिवर में होती है। इरावदी डॉल्फिन मेकॉन्ग रिवर में होती है, इरावदी रिवर में होती है? मेकॉन्ग में होती है। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लातविया, क्वेश्चन कह रहा है लातविया, LATVIA, लातविया, लातविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, लातविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पहला ऑप्शन दे रहा है रशिया, पहला ऑप्शन दे रहा है रशिया, दूसरा ऑप्शन दे रहा है एस्टोनिया, एस्टोनिया, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लिथुआनिया, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लिथुआनिया, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है पोलैंड। बहुत आसान सवाल है, मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें मैप में, ठीक है। आप इसको देखो तो आपको क्या पता चलना चाहिए भाई। पूछ रहा है लातविया, है ना, तो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया तो आपस में सारी टच करती हैं, ठीक है, आपस में एक साथ है ना। और रशिया के साथ ये जुड़ी हुई है क्योंकि एक टाइम पे USSR का पार्ट थी। क्या इससे आपको पता कैसे? भाई इधर देखो, क्या अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी उससे भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे? बाल्टिक नेशन ही है, पर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद आएगा कि भाई एक टाइम पर रशिया की पार्ट थी, ये तीनों रशिया से अलग हुई हैं, इसका मतलब रशिया से जुड़ती होंगी कहीं पे, है ना, ठीक है ना। आओ पेज नंबर, यूरोप में दिख जाएगा शायद, है ना। यूरोप का कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 77 पे आ जाओ, पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 पे आ जाओ। 77 पे आ जाओगे तो क्या बोल रहा है? लातविया के बारे में बात कर रहा है। लातविया के ऊपर एस्टोनिया, नीचे लिथुआनिया, बगल में रशिया, और लिथुआनिया के नीचे भी आप देखो छोटा सा रशिया का पार्ट होता है, दिख रहा है? ये लोगों को नहीं पता होता। लिथुआनिया के नीचे जो छोटा सा रशिया का पार्ट है वो लोगों को नहीं पता होता। आधे लोगों ने पहली बार देखा होगा आज मैप में, मतलब आधे लोगों ने, कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आधे लोगों ने देखा होगा, आधे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मानो कोई पूछ ले कि रशिया का पोलैंड के साथ बॉर्डर टच करता है, फिर आपने ऊपर ऊपर से मैप देखा होगा तो आप बोलोगे नहीं करता है, बीच में बेलारूस आती है, लिथुआनिया आता है, तो नहीं करता है ना, पर एक्चुअल में करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है। कहाँ मार्क करो। और क्या कह रहा है?
कह रहे कि भाई लातविया जो है वो पोलैंड के साथ टच करता है, नहीं भाई, लातविया के ऊपर एस्टोनिया, नीचे लिथुआनिया, राइट हैंड साइड पर रशिया, नीचे बेलारूस और साइड में पोलैंड, तो साइड में है उसके, है ना। पोलैंड किस किस के साथ टच करता है, देखो भाई, पोलैंड टच करता है बेलारूस के साथ, यूक्रेन के साथ, फिर स्लोवाकिया के साथ, फिर चेक रिपब्लिक के साथ और जर्मनी के साथ, है ना। क्या लिथुआनिया के साथ भी करता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है, और रशिया के साथ तो कर ही रहा है ना, ठीक बात है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन में क्या, आप देखो जरा इस मैप को, यूक्रेन में उधर कीव है, ऊपर दिख रहा है कीव, ऊपर कीव दिख रहा है, तो यहाँ रशिया है इस साइड, है ना। रशिया ने इस साइड से कीव को, मतलब इसके नीचे से क्रीमिया को ले लिया हुआ है, ले लिया है। और अच्छा एक आप सवाल बताओ, क्या अभी जो वीट की क्राइसिस चल रही है ना, वीट की क्राइसिस चल रही है, वो वीट की क्राइसिस जो है वो क्यों चल रही है? तो सर रशिया क्या कर रहा है सर कि वो ज़्यादातर यूक्रेन की फसल को खराब कर रहा है सर। नहीं नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड मार्केट में बताओ कि इस एरिया में ऐसा क्या हो रहा है। हाँ मतलब क्या हो रहा है ऐसा, वॉर हो रही है तो क्या हो गया, फसल नहीं बर्बाद करते वॉर में भाई, ऐसा कोई नहीं करता है। किसी एक जगह किया होगा, लेकिन मतलब आप समझो कि मतलब अगर ये हो सकता है कि जो सी वाला रीजन है वो रशिया में, हाँ बस यही रीज़न है इसका। क्या रीज़न ये है कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता था ब्लैक सी से, है ना, और ब्लैक सी को पकड़ के रखा है किसने, रशिया ने, और वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा है वीट का, है ना, तो उसने रोक के रखा है। बात समझ आई? रशिया ने सबसे पहले आके ब्लैक सी को इसीलिए पकड़ा था। पहले उसने आके दो चीज़ें की, क्या, सबसे पहले उसने जाके यूक्रेन में वहाँ के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उसको पकड़ लिया जाके, है ना। सबसे पहले जाके उसने क्या किया, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो उसको जाके कब्जा कर लिया, और जाके सबसे पहले ब्लैक सी को पकड़ लिया, है ना, ठीक है, कि हेल्प नहीं मिल पाए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, कोई भी चीज़ नहीं कर पाए। एक्चुअल में ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो वीट की प्रोडक्शन कम हो गई है, वो नहीं है, वीट की प्रोडक्शन हुई है, सब हुई है, लेकिन ब्लैक सी के ऊपर जो कब्जा है वो रशिया ने कर रखा है और वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करो तो आप बोलोगे इस साल वीट की प्रोडक्शन जो है 10-15% कम हुई है, क्यों, क्योंकि गर्मी की वजह से, है ना। उसका क्या है, गर्मी की वजह से, कि ठंड कम पड़ी। मार्च में ही आपने देखा कि आपकी वो हीट वेव स्टार्ट हो गई थी मार्च में ही, है ना, मार्च में हीट वेव स्टार्ट हो गई थी, जबकि वीट को ठंडा टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है ना। सर यूक्रेन ने एनपीटी साइन किया, यूक्रेन ने एनपीटी साइन किया हुआ है, बिल्कुल किया। अभी उसके बाद हाँ क्या चीज़, एनपीटी साइन किया हुआ ना यूक्रेन ने, तो उसके पास होते थे ना पहले वेपन, तो अभी इसीलिए नहीं है ना, एनपीटी साइन कर रखा है। क्या, अच्छा इंडिया ने जो एक्सपोर्ट बैन, अभी इसी से रिलेटेड वीट की बात क्या, इंडिया ने एक्सपोर्ट पे लगाया बैन, लगाया, इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, क्या बोल के लगाया, क्या चीज़, हम बाहर नहीं, हमारे पास अपना फूड सिक्योरिटी का चलते लगाया ना, फूड सिक्योरिटी के चलते लगाया। पर क्या वो फार्मर्स के लिए अच्छी बात है, फार्मर्स के लिए अच्छी बात है नहीं, क्यों, फार्मर्स के लिए अच्छी बात क्यों नहीं है एक्सपोर्ट पे बैन लगना। बस यही है ना, यही एक है क्या, क्योंकि लड़ाई हो रखी है और इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइस है ना, वीट का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कौन बैन लगाएगा, इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन लगाया है कि बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी और बाकी कंट्रीज पे हम नहीं अभी देंगे, और हमें इंडिया सर इसकी जो है सर परसों मीटिंग हुई ना सर WTO में, तो जिसमें इंडिया ने ये रीज़न दिया कि फिर आने वाले टाइम पे क्या आ जाता है कि हम पहले इस सिचुएशन से जूझ चुके हैं, आकार बढ़ जाता है और बाकी कंट्री हेल्प नहीं करती। इंडिया ने इसलिए बैन लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 20% प्रोडक्टिविटी इस बार ऐसे ही कम हुई है, जितना इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था ना कि हमारी इतनी प्रोडक्टिविटी होगी, उसमें से 20% पहले ही कम हुई है, क्योंकि इंडिया में हीट वेव आ गई थी। जो प्रोडक्टिविटी कम कह रहा हूँ वो इंडिया की बात कर रहा था मैं, हीट वेव इंडिया में आई थी, है
है ना। यूक्रेन में तो बर्फ गिर रही थी, अभी भी गिर रही थी थोड़े दिन पहले तक, है ना। तो इंडिया में हीट वेव आने की वजह से 20% पहले ही प्रोडक्टिविटी कम थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी तो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। लेकिन वो फार्मर के लिए गलत चीज़ है, क्योंकि उसको उसके ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, पर सरकार ने बैन लगा दिया तो उसको उसी रेट पे बेचनी पड़ रही है ना। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और है देखने लायक चीज़, देखो आप ज़रा इस मैप को एक बार फिर से देखो। अच्छा, अभी आपने एक बात की, कौन सा पावर प्लांट? चेरनोबिल पावर प्लांट बोला। आप देखो ज़रा, इसमें लिखा है, कहीं पर दिख रहा है आपको चेरनोबिल पावर प्लांट? नहीं दिख रहा, इसमें नहीं है चेरनोबिल पावर प्लांट, इसमें नहीं दिख रहा है। आपको पता है चेरनोबिल पावर प्लांट के बारे में क्या हुआ था उधर? लीकेज हुआ था कब हुआ था? 1980 1986। चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। इस क्वेश्चन के लिए आप फिर से एक बारी देखो, क्या आप एक बारी देखो ऊपर से कि रशिया है, रशिया आप देखो किस किस को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है भाई? फिनलैंड को टच कर रहा है भाई, नॉर्वे को टच कर रहा है। ठीक है, कॉपी में लिखो भाई, रशिया नॉर्वे को भी टच कर रहा है, फिनलैंड को भी टच कर रहा है, बस स्वीडन को नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे NSF, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, है ना। NSF है ना, नॉर्वे बाहर, फिर स्वीडन और फिर फिनलैंड, है ना। स्वीडन जो है वो टच करता है दोनों, नॉर्वे और फिनलैंड को, और नॉर्वे के लेफ्ट हैंड साइड किसी को टच नहीं करता है। नॉर्वे के लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्वेजियन सी, और फिनलैंड के राइट हैंड साइड में रशिया, है ना। इसलिए फिनलैंड बोल रहा था भाई मैं जा रहा हूँ नेटो में, है ना, बोल रहा था। तो रशिया बोल रहा था कि नहीं भाई नेटो में तो नहीं जा सकते, है ना। हाँ, टर्की ने तो लगाई, लेकिन फिनलैंड बोल रहा था ना हम जा रहे हैं। फिनलैंड और दूसरा कौन बोल रहा था? स्वीडन भी कह रहा था। ठीक है, फिर नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नीचे उसके लिखा है देखो बाल्टिक सी लिखा है। तो बाल्टिक कंट्री कौन सी? ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, है ना, बाल्टिक कंट्रीज। फिर आप और देखते हैं इसमें क्या है। फिर आप देखो कि इसके बीच में पोलैंड के ऊपर वाली साइड, पोलैंड के ऊपर और जर्मनी का भी ऊपर का एरिया बाल्टिक सी में खुलता है। जर्मनी का ऊपर का एरिया बाल्टिक सी में खुलता है। फिर जर्मनी का कुछ एरिया जो है नॉर्थ सी में भी खुलता है। फिर जर्मनी के ऊपर है जगह डेनमार्क है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक जर्मनी के इधर, जब जर्मनी नहीं बना था, है ना, जर्मनी नहीं बना था, तो जर्मनी के यहाँ पे कौन सा एम्पायर था? इस एरिया में, इस पूरे एरिया में जहां आपको आज जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमन एम्पायर नहीं, रोमन एम्पायर के बाद में, मतलब नहीं, जर्मनी वाला वर्ड कब आया था पहली बारी? एक जगह होगी जिसको बोलते थे प्रूशिया, सुना आपने? ओल्डर जर्मनी, है ना। जर्मनी बनने से पहले वाला जो एरिया है जर्मनी का, बिस्मार्क से पहले वाला, मतलब जब जर्मनी उसने बनाया उससे पहले वाला जर्मनी, जिसको प्रूशिया बोलते हैं ना, उसमें ये डेनमार्क के ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, कोपेनहेगन डेनमार्क का, और ये पोलैंड का एरिया, फिर ये इस वाली साइड एम्स्टर्डम वगैरह दिख रहा है, ये एम्स्टर्डम, बेल्जियम, ये जगह दिख रही है, ये सारा एक टाइम पे वो बड़ा वाला जो प्रूशिया वाला एरिया होगा ना, उसका पार्ट था। ठीक है, जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएगा, अगर वो मैप से अगर आपको दिखाएगा ना, तो आप एक बार देखोगे ये डेनमार्क जो है वो किंगडम था, किंगडम ऑफ डेनमार्क, है ना। और वहाँ का जो राजा था उसको प्रूशिया के राजा ने अपने अंडर कर लिया था, और ये वाला एरिया अपने पास लिया था, क्योंकि उसको डायरेक्ट वो चाहिए था, क्या, नॉर्थ सी का उसको वो चाहिए एक्सेस। नॉर्थ सी मिल रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर डेनमार्क मिल जाएगा तो ज़्यादा पोर्ट मिल जाएंगे ना, समझ रहे हो। अगर डेनमार्क हाथ में आ जाए तो ज़्यादा पोर्ट मिल जाएंगे ना, ठीक है, ठीक बात है। फिर आप देखो जरा बीच में क्या है, ये नॉर्थ सी दिख रही है, नॉर्थ सी दिख रहा है, नॉर्थ सी जर्मनी और एम्स्टर्डम के ऊपर नॉर्थ सी,
डेनमार्क के लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ सी और डेनमार्क के राइट हैंड साइड क्या है? बाल्टिक सी। आपको लग रहा होगा सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे बोलूंगा तो आप उसको देखते जाओ बार बार और उसको याद करने मेमोराइज करने की कोशिश करो। क्या मेमोराइज करने की ये कोशिश करो कि सबसे ऊपर से देखा तो भाई रशिया के साथ फिनलैंड टच करता था, रशिया के साथ एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे टच करेंगे क्योंकि ये सारे यूएसएसआर का पार्ट थे, है ना, ये सारे ही यूएसएसआर का पार्ट थे। पोलैंड जो था वो पार्ट नहीं था बस, इसीलिए जर्मनी और रशिया में लड़ाई हो रही थी कि भाई इस पे करते हैं अटैक, आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है, पोलैंड को, है ना, ठीक है, ठीक है। आयरन कर्टन वो जिसने वेस्ट जर्मनी और राइट जर्मनी को हटाया था वो वाला होता है आयरन कर्टन, है ना, क्या, जिसको बर्लिन वॉल बोलते हैं, है ना, बर्लिन वॉल याद है, उसको बोलते हैं आयरन कर्टन। क्या चीज़? हाँ हाँ, वो 1989 के टाइम टूट गया था, 1991 में टूटा था, मतलब फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद टूट गया था, ठीक है। कौन सा वार्सा पैक्ट? पोलैंड था ना भाई, पोलैंड बाद में आया ना, मैं आपको ईयर वाइज बता रहा हूँ ना, थोड़ी देर के बाद पोलैंड बना, पहले पोलैंड नहीं था। पोलैंड कब बना भाई? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाले टाइम के बाद पोलैंड को एज अ एंटिटी माना था, ठीक है। जब 1918 होगा ना, जब 14 पॉइंट फार्मूला देगा आपको वुडरो विल्सन, है ना, उसके बाद ये वाला है कि पोलैंड न्यूट्रल ग्राउंड बनाएंगे और ये सब आप पढ़ना उसको हिस्ट्री में। देखो आपको दिख रहा है जर्मनी, उसके ऊपर डेनमार्क, उसके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ सी, फिर आप देखोगे ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये कौन से कंट्री हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, ठीक है। एक दिन मैं एक टीवी सीरीज देख रहा था, कौन सी? वाइकिंग, एक है, एक टीवी सीरीज है, कौन सी? वाइकिंग है। वो वाइकिंग कौन से एरिया के हैं? ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, स्कैंडिनेविया, है ना, स्कैंडिनेविया। अब मैं आपको बताता हूँ, टीवी सीरीज अगर आप कोई देख रहे हो तो आप उसमें ज्योग्राफी कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसमें दिखा रहे होते हैं कि भाई वो सी रूट ढूंढ रहे हैं, सी रूट, उनको सी रूट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको सी रूट डिस्कवर करना है, उनको जानना है कि हमें इंग्लैंड पे अटैक करना है, लेकिन उनको सी रूट नहीं मिल रहा है ना, तो फिर वो बहुत कोशिश करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, गुम हो जाते हैं, ठीक है। उनको एक्चुअल में जाना कहाँ पर है? उनको नॉर्थ सी में ट्रैवल करना है और उनको पहुँचना है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वो चले जाते हैं इस वाली साइड में बाल्टिक सी, फिर इधर कहीं पे गुम हो जाते हैं, है ना। अगर आपके पास नेविगेशन नहीं है, अगर आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाओगे ना किसी जगह पे। और वो उस टाइम बता रहे हैं जब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं है ना, आपको सन की मूवमेंट पे देखना है कि कौन सी जगह पे जाना है, किस जगह पे नहीं जाना है ना। तो उस हिसाब से नॉर्थ सी जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नॉर्थ सी जो है वो यूनाइटेड इंग्लैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के लिए नॉर्थ सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या चीज़ होती है ना। जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट सारा इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ सी, ठीक है। नॉर्थ सी की वजह पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बना है। और यूनाइटेड किंगडम से आप लेफ्ट हैंड साइड में निकलोगे तो क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में अटलांटिक ओशन, नीचे बे ऑफ बिस्के, और यहाँ पे बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। आपने देखा होगा उस बंदे ने इंग्लिश चैनल क्रॉस कर लिया स्विमिंग करके, ऐसा न्यूज़ में आता रहता है ना, है ना। इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर दिया, तो इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम्स के बीच में, ठीक है। ठीक बात है, ठीक है, बहुत कुछ देख लिया इधर।
देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखो। कह रहे बरमूडा ट्राइंगल एक्सटेंड्स अप टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। लिखो क्वेश्चन, कह रहे बरमूडा ट्राइंगल एक्सटेंड्स अप टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बरमूडा ट्राइंगल एक्सटेंड्स अप टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। एक्सटेंड्स अप टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है सदर्न फ्लोरिडा। ठीक है, सेकंड कह रहा है पोर्टो रिको, PUERTORICO, पोर्टो रिको। और थर्ड कह रहा है हवाईन आइलैंड। नीचे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या कह रहा है, A is 1 2 3, B 1 and 2, B is 1 and 2, C is 2 and 3, D is 1 and 3, बताओ जरा क्या होगा। आसान सवाल, अभी देखा हमने। बी क्या है, 1 and 2। देखो जरा बाकी बच्चे, ठीक है ये देखो जरा, ठीक है। देखो जरा, ठीक है फिर, ठीक है ना। हवाईन आइलैंड तो भाई है ही नहीं ना वहाँ पर, हवाईन आइलैंड तो दूसरी तरफ है ना, और फ्लोरिडा तो है वहाँ पर, आपको बताया, और पोर्टो रिको भी दिखाया हुआ है, वहीं पर है। कौन से वाले मैप में है भाई, जहाँ पर बरमूडा ट्राइंगल दिख जाएगा उस वाले मैप में राइट हैंड साइड दिख जाएगा अटलांटिक ओशन, यहाँ पर। देखो एक क्वेश्चन है, लेकिन वो मैंने चीज़ आपको अभी बताई नहीं है, वो मैं बता दूंगा, फिर आप कर लेना, या फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, अभी बता दूंगा साथ साथ क्वेश्चन कराते हुए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लिखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। लिखोगे तो लिखो, क्या है, कहता है, कहाँ गया, गायब हो गया।
आप क्या मैप ही देख रहे हो क्या अभी तक? अच्छा ये लिखो ज़रा जल्दी से, एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, ये भी बॉर्डर वाला क्वेश्चन है। क्या है? कह रहे इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद, क्या कह रहे हैं? इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद। भाई ऐसा करने से होता क्या है, अगर ये सवाल आप करोगे तो इजराइल का बॉर्डर तो आपको दिखेगा, उसके साथ जिसके बॉर्डर हैं वो भी दिख जाएंगे, है ना। फिर अगली बार उसका क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको याद हो जाएगा कि उसके किसके साथ लगते हैं। सही बात है कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल आता है। या तो ओशन के साथ पूछेगा कि इस ओशन के साथ किसका बॉर्डर है, या फिर ऐसी कोई कंट्री जो न्यूज़ में रहती है ना, इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, ऐसी जो कंट्री होती है ना जो न्यूज़ में रहती हैं, उसका बॉर्डर पूछेगा। तो पहला चीज़ बोल रहा है फर्स्ट, इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद फर्स्ट लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। फर्स्ट इज लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ठीक है। सेकंड लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। सेकंड इज लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। फोर्थ साइप्रस, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट। साइप्रस, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट। और फोर्थ वन इज टर्की, सीरिया, इराक, यमन। फोर्थ इज, थर्ड इज साइप्रस, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट। फोर्थ इज टर्की, सीरिया, इराक और यमन, है ना। इसके तो ऑप्शन इतने आसान है कि एकदम ही बहुत आसान सवाल बन गया, है ना। सेकंड नहीं हो सकता यार, फर्स्ट है, फर्स्ट है ना। टर्की के साथ कहाँ पे लगता है बॉर्डर भाई इजराइल का? टर्की के साथ कहाँ लगता है? सेकंड में टर्की लिखा है ना। आओ जरा एक बार देखते हैं जरा कहाँ पर है इजराइल। आ जाओ वेस्ट एशिया, पेज नंबर आ जाओ आप। पेज नंबर आ जाओ 73। पेज नंबर 73 पे आओ ज़रा। पॉलिटिकल मैप नहीं है, फिजिकल मैप है, पर देखेंगे, ट्राई मारते हैं करने की, है ना। आप देखो दिख रहा है इजराइल आपको, पेज नंबर 73 इजराइल लिखा होगा, दिख रहा है। इजराइल के ऊपर लिखा हुआ है लेबनान, दिख रहा है, लेबनान दिख रहा है। फिर लिखा होगा नीचे जॉर्डन, दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है। इजराइल के ऊपर आपको सीरिया दिख रहा होगा, और ये सीरिया जो ना वो इजराइल से टच होता है, ठीक है, ठीक है। वो इस फिजिकल मैप में नहीं दिख रहा होगा। और इधर है इजिप्ट, इजिप्ट का है ये स्विज कैनाल, दिख रहा है। ये वाला सारा एरिया इजराइल को टच हो रहा है, तो मतलब ये वाली तो सारी कंट्रीज जो है इजराइल को टच होती हैं। और टर्की तो भाई ऊपर है बहुत जाके, है ना, टर्की तो नहीं होता टच, ठीक है। और एक क्या लिखा है? साइप्रस, वो तो आइलैंड है भाई छोटा सा, है ना। वो साइप्रस के ऊपर लड़ाई होती रहती है पूरा टाइम, देखा आपने। टर्की बोलता है मैं ले लूँगा ये साइप्रस, है ना, बोलता है, टर्की बोलता है मैं साइप्रस को ले लूँगा, है ना। टर्की चाहता है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाऊँ, है ना, है ना। टर्की ऐसे चाहता है ना, ऑटोमन एम्पायर चाहता है। अच्छा आपने कभी ऐसा इंट्रोस्पेक्शन किया है? जैसे मैं एक दिन बैठ के क्या इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था, क्या आप देखो ये पूरा टाइम अभी आजकल न्यूज़ में चल रहा है, क्या भाई इसके नीचे भी मंदिर है, इसके नीचे भी मंदिर है, सारे मॉन्यूमेंट तोड़ दो, सबके नीचे मंदिर है ना। देखा आपने, न्यूज़ में चलता रहता है फालतू की बात कि अब कुतुब मीनार के नीचे भी है, इसके नीचे भी है, अब ये सब तोड़ो, अब मंदिर बना देंगे, है ना, ठीक है। वैसे आप देखोगे टर्की का जो अभी है, कौन अभी प्रेसिडेंट कौन है वहाँ का, है ना, क्या नाम है? हाँ अर्दुगन कुछ नाम है उसका, पता नहीं क्या, अर्दुगन ही नाम है उसका, है ना। वो क्या करता है, वहाँ पर एक फेमस चर्च थी, याद है आपको? टर्की में एक फेमस चर्च थी टर्की में एक बहुत ज़्यादा फेमस चर्च है रोमन एम्पायर के टाइम की, ठीक है, ठीक है। एक बहुत फेमस चर्च है, मुझे नाम भूल गया है, बहुत ज़्यादा फेमस चर्च है। वहाँ पर वो चर्च थी रोमन एम्पायर के टाइम की, है ना, रोमन एम्पायर के टाइम की वो चर्च थी, उसने उसको कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया, है ना, है ना। और 2-3 और चर्च थी, उसको उसने कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया, है ना। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये वाली जो बेवकूफ़ी है वो सिर्फ इंडिया में नहीं होती, ये बाहर भी चल रही है ना। बस ये इससे बस पता हमें ये करना है कि अगर आप सोचो कि हमारे इंडिया में लोग इलिटरेट हैं या फिर ऐसे ये मतलब यही चीज़ सोचते रहते हैं, रिलीजन के ऊपर ये सब करते रहते हैं, है ना,
तो इसका मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये बाहर भी होता है ना। ये भी ये बोल रहा है कि ये रोमन एम्पायर ने उसको चर्च बनाया था, उससे पहले वो मॉस्क ही होती थी, है ना। कि रोमन एम्पायर जब यहाँ पर आया था उस टाइम क्रिश्चियनिटी जो है उसको उन्होंने अपनाया, है ना। रोमन एम्पायर में पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी ना, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, रोमन एम्पायर जो था उसमें क्रिश्चियनिटी नहीं थी, है ना। तभी तो रोमन एम्पायर ने जीसस को मारा था ना, है ना। पता है ना आपको ये, है ना। रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी नहीं थी और जीसस के मरने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था और फिर रोमन एम्पायर से ही सारी जगह फैली थी क्रिश्चियनिटी, है ना, है ना। इसका मतलब इसका ये कहना है कि यहाँ पे मॉस्क जो है वो यहाँ पे पहले मॉस्क था, वो क्रिश्चियनिटी के टाइम पर यहाँ पर ऐसा हो गया। इसका मतलब इंडिया में ऐसा होता है तो ये सारी जगह ही चल रहा है ना। बिलीफ ऑफ फेथ जो है उसकी लड़ाई ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है ना। तो उसमें अगर सारी जनता ऐसे बोले कि इंडिया में ऐसा हो रहा है और बाहर नहीं होता है, तो हर जगह होता है। फिर यहाँ पे आपने इजराइल वाला क्वेश्चन देख लिया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, उसको लिख कर रखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज जितने भी क्वेश्चन किए उसका सबसे बेस्ट अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मुझे आज का लगा वो यही है। लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन गायब हो गया फिर से यार, अभी ढूंढ के रखा था। लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर is greater in the Pacific Ocean. The annual range of temperature is greater in the Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean. Than that in the Atlantic Ocean. ठीक है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। फिर से बोलूँ, देखो कह रहे द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फेयर, देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। फिर नीचे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन देता है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन टू, नीदर वन टू, है ना। दो स्टेटमेंट में यही चार ऑप्शन होते हैं, क्या, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन टू, नीदर वन टू, ठीक है। अब इधर देखो, आप उसको कर दो बंद। मैं आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको अभी यहीं बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन देन दैट इन अटलांटिक ओशन। क्या कहना चाह रहा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि कोई रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूं भाई किसी जगह 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और फिर किसी जगह 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो मैं बोलूं कि इसमें बहुत सारी रेंज है, 30 डिग्री की रेंज है ना, है ना। और अगर मैं बोलूं किसी जगह पे जैसे दिन में 30 डिग्री होता है, रात में सिर्फ 20 डिग्री होता है, तो इसमें रेंज बड़ी कम है भाई, 10 डिग्री की रेंज है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर समझ आ गया ना, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आप देखो उसमें क्या लिख रहा है, कह रहा है पैसिफिक ओशन का, कह रहा है पैसिफिक ओशन का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अटलांटिक ओशन। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। पता कैसे गलत होगी, आप देखो पैसिफिक ओशन जो है वो बड़ा है, लार्ज। पहली चीज़, कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज़ जितनी लार्ज, ठीक है, उसमें उतनी रिवर ड्रेन होती होंगी, उसमें उतना पानी का मिक्सिंग होता होगा, इसलिए उसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना वो कम होगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कि जो चीज़ जितनी बड़ी होगी साइज में, उसमें उतनी नंबर ऑफ रिवर्स गिरती होंगी, उसमें उतनी ज़्यादा ओशन करंट चलती होंगी, उसमें उतनी ज़्यादा मिक्सिंग होती होगी, उसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। जो जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसमें कम रिवर जाती होंगी, ओशन करंट भी कम होगी, तो एक जैसा आपको टेम्परेचर दिखेगा, ऑलमोस्ट
थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब जैसे इतना डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जैसे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ आई? इसका मतलब उल्टा क्या, अगर ये कह रहा है पैसिफिक ओशन का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन अटलांटिक ओशन, ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, है ना? तो लेकिन है क्या एक्चुअल में? उल्टा। क्या है? अटलांटिक ओशन का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लार्जर देन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्योंकि बड़ा है, ज़्यादा रिवर आती हैं, ज़्यादा ओशन करंट है, ज़्यादा मिक्सिंग है, तो इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। इतने सारे रीजन है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होने के। बात समझ आई? बात समझ आई है ना भाई? समझ आ रही है ना क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? और दूसरे वाले का ये वाला जो आप कह रहे हो, है ना? दूसरा वाला क्या कह रहा है? कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, क्या कह रहा है? एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है? एनुअल, हाँ सही बात है। कैसे भाई? क्योंकि आप देखो, क्योंकि लैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है? जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है ना? वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? टाइम लेता है गर्म होने में, टाइम लेता है ठंडा होने में, है ना? और आपको क्या पता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि लैंड जिसमें ज़्यादा होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, है ना? इसका मतलब उसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना? बात समझ आई? आसान क्वेश्चन, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? कि भाई लैंड जल्दी ठंडा, जल्दी गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, और ओशन जो है गर्म होने में भी टाइम लेता है, फिर ठंडा होने में भी टाइम लेता है ना? है ना? और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, तो वहाँ पर सुबह बहुत गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और रात को फिर ठंडा हो जाएगा जल्दी, है ना? तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है? और सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि लैंड कम है, ओशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। बात समझ आई? बात समझ आ गई? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, फिर कल मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने देखे जो इसमें थे, और भी क्वेश्चन है जो अभी हम कर सकते हैं, लेकिन अब एक दिन हमने देख लिया ना क्वेश्चन जितने थे, जितने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने देखने थे देख लिए, ओशन करंट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, थोड़े मैप वर्क से रिलेटेड, ठीक है? कल हम वापस मिलेंगे, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था ना, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, 10-15-20 मिनट लगेंगे। उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? कल, ठीक है? कोई डाउट, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो? ठीक है ना? पक्का? लैपटॉप आप कल ले आना, ठीक है? कल बारिश नहीं है अब। अच्छा, और मेरे को आप एक चीज़ बताओ, ये 4-5 दिन से बारिश हो रही है, तो कौन सी बारिश है? इसको क्या बोलते हो आप? मॉनसून। कहाँ है मॉनसून? अभी आया ही नहीं है मॉनसून। मैंने एक्चुअल में सोचा ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, है ना? पर क्या पता तब बारिश पड़ रही हो नहीं पड़ रही हो। तो मॉनसून जल्दी आ गया तो जम्मू में थोड़ी पहुंच गया भाई। जम्मू में पहुंचने में कितना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है? 29 जून को आएगा ना? मैंने तो पेपर में ये पढ़ा कि 28-29 जून को आना है मॉनसून, है ना? है ना? तो अभी तो क्या तारीख है? मतलब ये तो 19 तारीख से चल गया है, और अभी 21-22 तक 2-3 दिन बारिश हुई है ना? तो क्या कौन सी बारिश थी है? मॉनसून से पहले कौन सी बारिश होती है? मॉनसून से पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ी होती है। प्री मॉनसून शावर बोलते हो आप? प्री मॉनसून शावर बोलते हो? प्री मॉनसून शावर अलग अलग जगह पे होने के अलग अलग कारण होते हैं, है ना? है ना? लेकिन हमारे यहाँ पे जो बारिश हो रही थी वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, है ना? है ना? क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या होता है? लोगों के दिमाग में ये होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश जो होती है वो तो सर्दियों में होती है, क्योंकि बुक में ये लिखा होता है। बुक में क्या लिखा होता है? विंटर रेन, और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिमाचल में स्नोफॉल होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना? और लोगों को लगता है कि नहीं, जून में अगर आ रही है बारिश तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, पर ये भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी, है ना? ठीक है? गर्मियों तक रहती है, उससे आगे भी रह सकती है, पूरा पूरा साल भी रह सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना? ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्मी सर्दी में आएगी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, गर्मी में नहीं आती, गर्मी में भी आती है। गर्मी में क्यों आती है और उसका मानसून से क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि गर्मी में क्यों आती है और उसका मानसून से क्या रिलेशन है ना? ठीक है? ठीक है?